बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबनम की बड़ी बहू मालदार घराने से थी। वो शबनम को खूब शॉपिंग करवाती और शबनम उसके कहने पर सारे काम छोटी बहू से करवाती और रात को दोनों उससे पाँव भी दबवाती थी। एक दिन बेटे ने देख लिया और अम्मा पर बहुत बरहम हुआ तो शबनम ने बहू बेटे को घर से निकाल दिया। लेकिन कुछ दिन बाद बड़ी बहू ने शबनम को नौकरानी बनाकर रख लिया और जब शबनम उसे निकालने की धमकी देने लगी तो उसने शौहर के साथ मिलकर शबनम को उठाकर बाहर फेंक दिया और वो एक झोपड़ी के बाहर बैठ गई। तभी उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जब झोपड़ी के अंदर से, अम्मा क्या कर रही हो तुम, चलो और शॉपिंग करने के लिए चलते हैं, सीज़न बदल रहा है, मेरे पास तो घर में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, आओ मैं आज आपको भी अपनी तरफ से शॉपिंग करवाती हूँ। अपनी बड़ी बहू नैमा की बात सुनकर शबनम अपनी जगह से उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में हैरत थी। अभी 2 महीने पहले ही शबनम अपने दोनों बेटों की शादी की थी। दोनों बहुएं मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती थीं। बड़ी बहू नैमा और छोटी साजिदा थी। नैमा का भाई उसकी शादी से कुछ दिन पहले ही दुबई गया था और वहाँ पर सेटल हो गया था। वो अपनी दोनों शादीशुदा बहनों के लिए बेखर्चा भेजता रहता था। यूँ नैमा के पास अपने भाई की कमाई के पैसे भी मौजूद रहते थे। जबकि छोटी बहू का एक ही भाई था जो उससे भी कई साल छोटा था। वह अभी स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था जबकि उसका बाप रेडी लगाता था। वो जब भी नैमा को खुले दिल से शॉपिंग करते और अपनी सास पर पैसे उड़ाते देखती थी तो वो दिल महसूस कर रह जाती थी। वो सोचती कि काश उसका भी भाई इस काबिल होता जिसकी वजह से वो भी ससुराल में सर उठाकर जी सकती, अपनी सास के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर लेती। सारी ज़िंदगी उसने अपनी माँ से यही सुना था कि अपनी खिदमत गुजारी और सलीके से ससुराल में कदम जमाने की कोशिश करना, अपने शौहर की भी खिदमत करना और अपनी सास को किसी चीज़ की कमी का एहसास ना होने देना। मगर यहाँ तो उल्टी नियाज बह रही थी। उसकी खिदमत गुजारी सास को नज़र नहीं आती थी बल्कि उसकी आंखें तो बड़ी बहू के पैसों से चुकाचौंध हो रही थी। बड़े बेटे जमील की कमाई भी नवीस से ज़्यादा थी और वो भी सारे पैसे अपनी बीवी के हाथ पर रखता था। खर्च के ना पर कुछ पैसे अपनी माँ को दे देता। कहता कि मेरे काम में बिल्कुल भी बचत नहीं हो रही, छोटा भी तो काम करता है, उसका भी तो हक बनता है घर की जिम्मेदारी में हाथ बटाने का। जबकि उनके छोटा भाई सारे पैसे माँ के हाथ पर रख देता और जब बीवी उसके खर्चे के नाम पर मांगती तो वो प्यार से उसे समझाता कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम अम्मा को बता दिया करो, जानती हो कि मैं सारे पैसे अम्मा के हाथ पर रखता हूँ, मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता, उन्होंने इतनी मेहनत से हमें पाला पोसा है और अब मैं कैसे उन्हें पैसों के लिए इनकार कर सकता हूँ। मेरी कमाई पर सबसे पहला हक बनता ही भी उन्हीं का है। ऐसे में साजिदा खामोश होकर रह जाती। वो चाहकर भी अपने शौहर के इस बात का एहसास नहीं दिला सकती थी कि जमील भाई भी तो तुम्हारे भाई हैं, उनका भी तो इस घर पर उतना ही फर्ज बनता है जितना कि तुम्हारा। मगर वो फितरत कम गो और दबू सी लड़की थी और कुछ माँ की तरबियत का असर भी था। वह ऐसी कोई बात अपने मुंह से नहीं निकालती थी जिसे सुनकर उसका शौहर खफा हो जाए। खामोशी से वो सब सह रही थी जबकि नैमा ने अपनी चालाकी से अपने शौहर को भी मुट्ठी में कर रखा था और सास को भी। घर के किसी भी काम को वो हाथ नहीं लगाती थी। सारे घर का काम साजिदा अकेले ही करती थी। हर दूसरे तीसरे दिन वो दोनों सास बहू कभी किसी शॉपिंग के दौरे पर निकल जाती तो कभी किसी रिश्तेदार के घर पर। साजिदा को अपने साथ लेकर जाना तो दूर की बात, वो तो उसे इस काबिल भी नहीं समझती थी कि उसके साथ बात कर सकें। दोनों सास बहू भी कमाल का एका था। फिर जब बात साजिदा के खिलाफ होती तो वो दोनों ही एक मुहाज पर डट कर खड़ी हो जाती थी। साजिदा आंसू बहाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। कुछ दिन पहले ही नैमा ने अपने भाई से ज़्यादा पैसे मंगवाए थे। उसने अपने और अपनी सास के कमरे में एसी लगा दिया था और टीवी तो सास के कमरे में पहले ही मौजूद था। अब जो वो सारा दिन एसी ऑन करके टीवी में ड्रामे देखने में मसरूफ रहती थी। शबनम ने कहा ऐसे ऐशो आराम के बारे में सोचा था। एक बहू से ऐश करवा रही थी तो दूसरी बहू उसकी खिदमत कर रही थी, वरना दोनों बेटों की शादी से पहले तो वो गिन चक्कर ही बनी रहती थी। पूरा दिन घर के कामकाज में ख़त्म ना होते थे। वो अकेली जान थी। ऐसे में दोनों बेटे भी उसकी मदद करवाते रहते थे मगर वो कुछ तबीयतन सुस्त थी। यूँ पूरा दिन घर फैलाए सुस्ती से काम करती तो 2 घंटों का काम पूरे दिन में मोहित होकर रह जाता था। जब बेटों की शादी करने लगी तो आसपास की औरतों ने मशवरा दिया कि अब ये काम मत करो, तुम समझदार औरत बनो, इतने बेवकूफ़ी वाला काम क्यों कर रही हो। शबनम ये सुनकर चौंक गई। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम कि अभी तुम्हारे अपने बेटों की कमाई खाने के दिन हैं, अभी से उनकी शादी कर दोगी तो उनके बीवी आकर हक जताएंगी।
तुम्हें साइड पे कर देंगी, और अगर दोनों ही अपने शोहरों को लेकर अलग हो गई तो तब तुम क्या करोगी। शबनम ये सुनकर सोच में पड़ गई। फिर उसने बहुत छानबीन करके अपने दोनों बेटों का रिश्ता तय किया था। नैमा का रिश्ता करते हुए खटक रही थी, क्योंकि एक तो उसके घर के हालात काफ़ी बेहतर थे और दूसरा उसके भाई भी जवान थे, रोजगार के काबिल थे, जबकि छोटी बहू की वजह से वो बहुत मुतमईन थी, क्योंकि उसका बाप एक गरीब आदमी था। वो घर वालों का पेट बहुत मुश्किल से पाल रहा था। ऐसे में उसे यकीन था ऐसे घराने की लड़की दब कर रहेगी, और रही नैमा तो उसे जमील खुद ही सीधा कर देगा। जमील खुसर और अक्खड़ मिजाज और मर्द था, जिसको काबू करना आसान काम नहीं था। तभी तो वो नाइमा की इसके साथ शादी करने पर तैयार हो गई थी, मगर वो हैरान रह गई जब उसने जमील को शादी के अगले ही दिन नैमा का नाम रख रहे उठाते देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वो नैमा से उखड़े लहजे में बात करने लगी थी। नैमा एक चालाक लड़की थी, वो भी अपनी सास के तेवर समझ गई थी, मगर शबनम ये नहीं जानती थी कि नैमा उसे भी राम करने का पूरा मंसूबा बनवा चुकी है। और फिर शादी के अगले दिन नैमा ने सास को अपने शीशे में उतार लिया था। अपने जेल में से एक अच्छा काम वाला जोड़ा जो निस्बतन हल्के रंग का था, वो सास को देकर कहने लगी कि यह आप पहने, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। और गाय बगाए वो अपनी माँ से कहकर सास के लिए मुख्तलिफ तोहफे भी मंगवाती रहती थी, और जब उनके हवाले से वो तोहफे करती तो ये देखकर शबनम का दिल भी पसीजने लगा। वो नैमा को पसंद करने लगी, जबकि साजिदा को वो नौकरानी से ज़्यादा दर्जा देने पर तैयार नहीं थी। और अब जब से नैमा को उसके भाई ने खर्चे की मद में रकम भेजना शुरू की थी, उसके बाद तो शबनम उसके गुण गाने लगी थी। आज भी वो दोनों एक नई आई हुई फिल्म देख रही थी। साजिदा किचन में काम करते हुए हलकान हो रही थी। काम करने के दौरान उसे अचानक से चक्कर आ गए और वह चक्कर कर जमीन पर गिर पड़ी। वो दोनों सास बहू इस बात से बेखबर थी। जब खाने का वक्त हो गया तो इन दोनों को भूख सताने लगी। शबनम गुस्से से साजिदा को आवाज़ें देने लगी, मगर साजिदा होश में होती तो उसकी आवाज़ शब्द सुनती। शबनम को यह देखकर गुस्सा आ गया कि साजिदा के भी परपुर्दे निकल आए हैं। जब भी वो अपनी सास की बात सुनने के बजाय अपने कमरे में आराम कर रही है, जब वो दोनों किचन में आई तो उसे फासले पर बेहोश हालत में पड़े हुए देखा। यह देखकर वो दोनों घबरा गई और फिर मजबूरन वो उसे लेकर डॉक्टर के पास आई। फिर जो बात डॉक्टर ने बताई उसे सुनकर तो उन दोनों का मुंह हैरत से खुला को खुला रह गया। नमक हंसा और जलन के मारे बुरा हाल हो गया था। दोनों की एक साथ ही शादी हुई थी। साजिदा अब उम्मीद से थी। डॉक्टर कहने लगे वो कमज़ोर है, उसे अच्छी खुराक की ज़रूरत है। और तब नैमा ने सोचा कि वो उसे बिल्कुल भी आराम नहीं करने देगी, वो किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। घर आकर नईमा झूठ मूठ के बीमार पड़ गई और शबनम भी अपनी बड़ी बहू को कुछ भी नहीं कहती थी। भला उसे कुछ कहकर अपने पाँव पर कैसे कुल्हाड़ी मार सकती थी। यह खबर सुनकर नवीद भी बहुत खुश हुआ कि इसके आंगन में फूल खिलने वाला है। जब वो अपनी बीवी को गेंद चक्कर बने देखता तो उसे बहुत दुख होता। वो दबे दबे लफ्जों में अपनी माँ से कहता कि आप भाभी से भी काम करवा लें, भाभी को भी कहें कि इनकी जिम्मेदारी बनती है, वो तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती, सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहती हैं। और तब शब्दों में उसे वो बातें सुनाई। वो कान लपेट कर कमरे से बाहर निकल गया, मगर उसके दिल में अपनी माँ के लिए बाल आ गया। ये क्या बात हुई, बड़ी बहू के नाज नखरे उठाए जा रहे हैं और छोटी बहू को नौकरानी बना के रखा हुआ है, जबकि छोटी बहू दूसरे जी से है और बड़ी बहू के हाथों अभी तक ऐसों के आसार नजर नहीं आ रहे। तभी वो साजिदा से जलती थी। वो उसके होने वाली औलाद को नुकसान पहुंचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। कई बार उसने साजिदा को धक्का देने की कोशिश की। साजिदा बाल बाल गिरते हुए बची। साजिदा को भी अंदाजा हो गया था कि नैमा उसकी दुश्मन है, वो उससे ये वैद खुशी भी छीन लेना चाहती है। तभी तो वो मोहतात हो गई और दबे दबे लफ्ज़ों में नवीद को भी अपनी सास और जेठानी के रवैये के बारे में बताने लगी। नवीद भी ये सब कुछ देख रहा था, मगर वो किसी मुसलियत के तहत खामोश था। वो सोच रहा था कि शायद खुद ही अम्मा को एहसास हो जाएगा। उसने जमील भाई से भी इस बारे में बात की, मगर वो भी अपनी माँ और बीवी को हमनवा था। वो भी उसे कहने लगे कि वो जोरों का गुलाम बन के रह गया है, बीवी को जुबान से सुनता है, उसी की आंखों से देखता है। जवाबन वो उसे ये नहीं कह सका कि तुम भी तो ऐसे ही हो, तुम तो अपनी बीवी से भी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं कर सकते। मगर वो सिर्फ ये सोच कर रह गया। कहने का मतलब था कि अपने लिए मुसीबत को दावत देना। यहाँ तक बात रहती तो ठीक था। इस हालत में होने के बावजूद भी शबनम और नैमा रात को उसे अपने पाँव भी दबाती थी। शबनम उसे कहती कि जब तक तुम मेरे पाँव और टांगे ना दबा लो मुझे नहीं आती। पूरी रात अजीब सी बेचैनी रहती है। और फिर नैमा भी अपने पाँव उसके आगे कर देती, कहती कि मुझे भी पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ऐसा करो कि थोड़ी देर मेरे पाँव भी दबा दो। और साजिदा खामोशी से इन दोनों के हुक्म पर अमल किए जाती थी।
उस दिन नवीद काफ़ी देर से साजिदा का अपने कमरे में इंतज़ार कर रहा था, मगर साजिदा आने का नाम नहीं ले रही थी। नवीद की जॉब में तरक्की हो गई थी। वो जो खुशखबरी साजिदा को सुनाना चाहता था, जितना वो उससे बात करने के लिए बेताब हो रहा था, उतना ही बेलेट हो रही थी। वो सोचकर दुखी हो गया कि आधी रात होने को आ गई है और अभी तक साजिदा के काम खत्म नहीं हो रहे। जब वो किचन में आया तो खाली किचन भाएं भाएं कर रहा था। साजिदा वहां पर नहीं थी। अम्मी के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। अब जब वो शबनम के कमरे में आया तो सामने का मंजर देखकर उसका खून खोल उठा। नैमा सास के बेड पर लेटी हुई थी और साजिदा उसके पांव दबा रही थी। यह देखकर नवीद का दिमाग गुस्से से घूम गया था। फिर उसने नैमा को खूब खरी खरी सुनाई, मगर इसकी ये बात जमील और शबनम दोनों को ही बुरी लगी। शबनम कहने लगी कि अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी के मुताबिक रहना होगा। अगर तुम्हें अपनी बीवी का काम करा इतना ही बुरा लगता है तो तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ से जा सकते हो। नवीद ने फैसला कर लिया कि वो किसी सूरत भी आप साजिदा को इस घर में नहीं रहने देगा। उसने अपने भाई और माँ का बहुत लिहाज कर लिया था, मगर वो लोग न जाने क्यों इसके दुश्मन बन गए थे। जब नवीद यहाँ से चला गया, शबनम के दिल पर कुछ हुआ था। वो उसका बेटा था और उससे बहुत मोहब्बत करती थी, मगर वो खुश थी कि उसके पास नैमा मौजूद थी। वो उसे वैसे भी ऐश करवाती रहेगी जैसे कि पहले करवा रही थी। मगर अब जब नैमा को पता चला कि घर की जिम्मेदारी इस पर पड़ी है तो अब वो गुस्से से झुंझुनाने लगी। उसने घर में मुलाजमा भी रख ली थी जिसकी तरह वो जमील से वसूल करती थी, मगर अपनी सास को कहा था कि ये पैसे उसका भाई भेजता है। और जो शबनम उसे मजीद मरूब हो गई थी। खाना बनाने का काम नैमा को खुद ही करना पड़ता था, क्योंकि मुलाजमत से बर्तन धोने, झाड़ू देने और कपड़े धोने के लिए काम करती थी और नैमा इस काम से भी जान छुड़ाती थी। और जो भी वो इतना बदमज़ाक खाना बनाती थी जो शबनम के लिए हलक से नीचे करना मुश्किल हो जाता था। जो खाना बनाने का काम शबनम ने फिर से अपने जिम्मे ले लिया था। कभी कभार नैमा रोटी बना लेती और कभी वो भी शबनम के जिम्मेदार डाल देती थी। कितना वक्त गुजर गया था, नवीद इसके बाद घर में नहीं आया था और शबनम भी उसे याद नहीं करती थी। उसे लगता था कि नवीद ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, बीवी की बातों में आकर माँ को छोड़ दिया। ऐसे में शबनम भूल गई कि वो उसकी बीवी के साथ कितनी ज्यादती करती रही। अब नैमा का रवैया बदलने लगा। उसने मुलाजमा भी हटा दी थी। एक एक करके सारे काम अब शबनम को फिर से करने पड़ते थे। शबनम भी अब बुरी तरह से झुंझुनाने लगी, क्योंकि नैमा ना तो इस पर पहले की तरह पैसे खर्च करती थी और ना इसे ढेरों ढेर तोहफे लाकर देती थी, बल्कि हर वक्त वो अपने माथे पर तहवरियाँ चढ़ाए रखती थी और शबनम से यूँ बात करती जैसा कि शबनम इस घर की मुलाजमा हो। जमील का रवैया भी बदलने लगा। वो दो घड़ी भी माँ के पास आकर नहीं बैठता था और नैमा भी बात बात पर उसके साथ बदतमीजी करती थी। शबनम जिसने सारी जिंदगी अपनी सास नंदू की नहीं सुनी थी, उनके साथ बनाकर नहीं रखी थी, सारी जिंदगी अकेले इस राज्य हानि में गुजारे थे, अब वो नैमा का ये रवैया कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। और जमील का रवैया भी उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो रहा था। वो भी माँ से बेजारी और कोफा से बात करता था। एक दिन शबनम फट पड़ी। उसने नैमा को खूब सुनाई, कहने लगी कि जब से तुम्हें मैं इस घर में लेकर आई हूँ, जिंदगी अजाब बनकर रह गई है। तुम्हें ना खाना ढंग से बनाना आता है, ना कोई और काम करना आता है। सारा दिन तुम बिस्तर तोड़ती रहती हो और मैं इस उम्र में बूढ़ी हड्डियां घिसाते हुए तुम्हारे आगे खाना रखती हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी सास से काम करवाते हुए नैमा ने तब जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जमील से कहने लगी कि ये आपकी गैर मौजूदगी में भी मेरे साथ ऐसे ही सलूक करती हैं। मैं सारे घर के काम काज भी करती हूँ, मगर इसके बावजूद भी ये मुझे बस सलीके के बेऔलादी के ताने देती हैं। औलाद हो देना तो अल्लाह के इख्तियार में है, मगर तुम्हारी माँ इसका कसूरवार मुझे समझती है। इसकी मैं इतनी खिदमत करती हूँ, मगर इसके बावजूद तुम्हारी माँ खुश नहीं होती। जमील जो नैमा से बहुत मोहब्बत करता था, वो उसके आंसू आगे हार गया। कहने लगा, अम्मा इस घर में अगर रहना है तो अपनी जुबान को काबू में रखना सीखें। मेरी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है और ना ही से अपने जुमलों से आपको तकलीफ देने की इजाजत दे सकता हूँ। नैमा मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई इसके साथ बुरा सलूक करे, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। वो नैमा को लेकर कमरे में आ गया और शबनम को आज सही मानों में अपने खसारे का एहसास हुआ था। उसे आज नवीद की और साजिदा की याद आ रही थी। साजिदा उसकी सारी कड़वी कसीली बातों को, उसकी ज्यादतियों को बर्दाश्त कर रही थी और नवीद भी किसी बात में नहीं बोलता था, मगर इसके बावजूद भी उसने उन दोनों से ज्यादती की। नैमा की बातों में आकर उसके साथ इतना गलत किया और अब नैमा उसके साथ वैसे ही सलूक करने लगी थी जैसा वो दोनों मिलकर साजिदा के साथ करती थी। उस दिन वो कमरे में सो रही थी जब दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। शबनम हैरान परेशान होकर उठ बैठी। दरवाजा खोला तो सामने जमील और नैमा दोनों खड़े थे। दोनों अजीब सी नजरों से शबनम को देख रहे थे। क्या हुआ बेटा?
आधी रात को तुम दोनों इस कदर परेशान क्यों लग रहे हो? अगले दिन शबनम के मैके में किसी की शादी थी और वो वहां पर जाने के लिए पिछले कई दिनों से शॉपिंग कर रही थी। नया जेवर भी बनाकर उसने रखा था। शबनम कहने लगी कि वो जेवर मुझे अपने कमरे में नहीं मिल रहा, मैं आपके कमरे से तलाशी लेने आई हूँ। इसकी बात सुनकर शबनम का मुंह खुले का खुला रह गया। कैसी बातें कर रही हो तुम? तलाशी लेने के लिए मेरे कमरे में क्यों आई हो? तुमने जहाँ भी रखा होगा वहीं पर होगा। मेरे कमरे में तुम्हारा जेवर कहाँ से आया? मैं तो तुम्हारे कमरे में जाती भी नहीं हूँ। मगर शबनम कुछ कहे बगैर उसके कमरे की तलाशी लेने लगी और फिर अलमारी से उसने वो मखमली डब्बे निकाल कर बाहर रखे और जमील को जताती हुई नजरों से देखने लगी। तब शबनम का एहसास हुआ कि नैमा कितनी जहरीली औरत है। उसने अपनी सास पर इल्जाम लगाया कि उसने नैमा के जेवरात चोरी किए हैं और जमील की बर्दाश्त यहीं तक थी। उसने सुबह होते ही माँ को घर से निकाल दिया। आप यहाँ से चली जाओ माँ, इस घर में आपकी कोई जगह नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप अपने घर में अपनी बेटी की चोरी करेंगी और मैं इस बात के लिए मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगा। शबनम रोती रही, उसके आगे हाथ जोड़ती रही, मगर उसने अपनी माँ की एक भी नहीं सुनी और शबनम रोते रोते वहां से बहुत दूर निकल आई और वो आबादी से दूर हटकर एक झोपड़ी के पास आकर बैठ गई। न जाने ये झोपड़ी इस खाली जगह पर किसने लगाई थी, कौन यहाँ रह रहा था। और फिर तभी इस झोपड़ी से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। शबनम उसकी आवाज़ सुनकर बेकरार हो गई और जो झोपड़ी के अंदर आई तो सामने का मंजर देखकर वो हक्का बक्का रह गई। वहां पर साजिदा खड़ी थी, उसकी शबनम की तरफ कमर थी, वो एक बैग में सारे कपड़े डाल रही थी। फिर जब वापस पलटी तो उसकी नज़र शबनम पर पड़ी। वो हैरान परेशान रह गई। शबनम को भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो जो साजिदा से कभी मुलाकात भी कर सकती है। और तभी नवीद भी घर आ गया। अपनी माँ को देखकर वो भी हैरान रह गया। वो अपनी माँ के गले से लगकर रोने लगा। शबनम भी कितनी देर तक रोती रही। आज इसे अपनी गलतियों की शिद्दत से एहसास हो रहा था। तब साजिदा भी उसके पास आकर सर झुकाकर खड़ी हो गई। उसने जिंदगी में पहली बार उसके सर पर हाथ फेरा और उसे दुआ दी और फिर शबनम ने सारी बात नवीद को बता दी। तो ये सुनकर वो भी गुस्से में आ गया। कहने लगे कि अमन तुम मेरे साथ मेरे घर में रहो, तुम्हें मेरे घर में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। आज नहीं तो कल जमील भाई को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और उन्हें मालूम हो जाएगा कि उन्होंने अपनी बीवी की बातों में आकर कितना गलत किया। शबनम हैरान थी कि क्या नवीद इस झोपड़ी में अपनी बीवी और बेटे के साथ रह रहा है। नवीद कहने लगा कि मैं कितने टाइम तक ऐसे झोपड़ी में रह रहा हूँ, मगर अब मैंने एक छोटा सा घर बना लिया है जो 2 कमरों का है, मगर वो हमारे लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा। शबनम उसके साथ घर में आ गई। साजिदा उसकी वैसी ही खिदमत करती थी जैसा कि शुरू के दिन से करती थी। उसने एक बार भी शबनम को यह नहीं जताया था कि वह उसके साथ क्या सलूक करती रही। शबनम उसकी खिदमत गुजारी से शर्मिंदा होती रही। कई साल गुजर गए और तभी एक दिन जमील रोता धोता शबनम के पास पहुंच गया। उसे अपने किए की माफ़ी मांगी। कहने लगा कि मैं बहुत गुनहगार हूँ जिसने मेरी माँ को अपने घर से निकाल दिया, मगर माँ मैं खुद भी हाथ खाली रह गया, मैं लौट गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। शबनम लाख अपने बेटे से नाराज सही, मगर इसको जो रोते हुए देखा तो वो तड़प के रह गई। वो कहने लगा कि नैमा ने मुझे वो धोखा दे दिया। तुम्हारे घर से निकलने के बाद कुछ दिन के बाद ही मुझे मालूम हो गया था कि वो जेवरात उसने खुद तुम्हारे कमरे में रखे थे और यह बात वो अपनी माँ को फ़ोन पर बता रही थी कि कैसे उसने पहले साजिदा और फिर तुम्हारा पत्ता साफ किया। तब मुझे इस औरत से नफरत हो गई, मेरा उसके साथ रवैया बदल गया था। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर मैं तुम्हें तलाश नहीं कर सका। इस औरत ने मुझ पे खुला का केस दायर कर दिया क्योंकि अब उसकी किसी और आदमी पर नजर पड़ गई थी जो कि बहुत पैसे वाला है। अब वो उसके साथ शादी करने के लिए मरी जा रही है। मैंने भी उसे तलाक दे दी और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मेरा अपना घर भी उजड़ गया और ये सब मुझे तुम्हारे साथ जो मैंने किया उसकी मुझे सज़ा मिली है। शबनम ये सोचती रह गई कि ये दुनिया मफाकत अमल का नाम है। आज हम जो बोते हैं कल को वही काटते हैं। मैंने जो कुछ साजिदा के साथ किया वो सब मेरे साथ भी हुआ और ये शबनम जो उसने मेरे और मेरे बेटों के साथ किया कल को भी वो भी भुगत लेगी, कल को भी वो भी अपनी उगाई हुई फसल को काटेगी, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है दोस्त। नादरीन बराबर बनाया करिए मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल शौकत वाइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो पर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।